Hello everyone, welcome to Exam Success Mantra. Myself Sonali Bharadwaj. Guys, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं 7th क्लास की हिस्ट्री लेसन नंबर 1 से। हम लोगों ने 6th क्लास की जो हिस्ट्री है वो कर ली थी, राइट। अब देखिए हम लोगों की जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है जो हम लोगों को करनी है। फर्स्ट जो 6th क्लास की एसएसटी है वो है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत से रिलेटेड, जिसके अंदर हम लोगों ने आधुनिक मानव के बारे में पढ़ा था। उसने किस तरीके से रहना शुरू किया, खेती करनी शुरू करी, एक जगह पर उसने बसना शुरू किया। जब उसको खेती करना आया, धीरे धीरे उस नगरों का विकास होता चला गया, लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया, तो उन्होंने सोचा कि एक राजा भी चुना जाए, तो धीरे धीरे राजा चुने गए। राजा और प्रजा जो है एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करके किस तरीके से रहती थी, लोगों को कौन कौन से कर देने पड़ते थे, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी 6th क्लास की हिस्ट्री में, राइट। आज हम करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री। 6th क्लास की हमारी एंशिएंट थी, 7th है हमारी मेडिवल यानी कि मध्यकालीन, और 8th क्लास की होगी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास, हम लोगों का आधुनिक भारत, जिसके अंदर हम 1857 से लेके जो भी आगे जितने भी हमारे आंदोलन हुए थे, राइट, भारत के जितने भी आंदोलन हुए थे, असहयोग आंदोलन हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर फर्स्ट 6th क्लास की 7th क्लास की हिस्ट्री, राइट। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये देखिए 7th क्लास की हिस्ट्री में आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर है वो देखते हैं अभी, ठीक है। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1 जो है हम लोगों का है, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग का जो चैप्टर होता है एक तरीके से बुक के बारे में बता देता है डिटेल में। ये जो बुक है आप लोगों की मेडिवल पीरियड यानी कि मध्यकालीन भारत के ऊपर है। 700 से लेके 1750 के बीच का जो टाइम पीरियड है, उस इस चैप्टर में उस चीज के बारे में बताया हुआ है कि इस दौरान कौन कौन सी चीजें हमें मिली थी, कौन कौन सी जो किताबें थी, किस तरीके की चीजें हम लोगों को प्राप्त हुई थी और उनको किस तरीके से रखा गया था, ठीक है। तो 700 से 1750 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे अभी। ये ध्यान रखना, 700 से 1750 के बीच का टाइम पीरियड, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनकर आता है, राइट। क्वेश्चन जब आप लोगों को करवाया जाएगा, सोशल स्टडी के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आप लोगों को करवाए जाएंगे, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। टाइम पीरियड जरूर याद रखना, 700 से 1750 के बीच का टाइम पीरियड है, राइट। अब देखते हैं लेसन नंबर 1, मानचित्रकार। अब मानचित्रकार कौन होता है? जो व्यक्ति नक्शे या मानचित्र बनाता है उसको क्या कहा जाता है गाइस? मानचित्रकार, ठीक है। उसको मानचित्रकार कहा जाता है जो नक्शे या मानचित्र बनाता है। नेक्स्ट देखिए, 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तब उसका आशय पंजाब, हरियाणा व गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था, ठीक है। कि क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था ये देखिए कि 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, तो किसके लिए किया था, उसका क्या आशय क्या था? हिंदुस्तान शब्द यानी कि हिंदुस्तान उसके लिए क्या था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित जो इलाका था वो उसको हिंदुस्तान बताता था। ये एज इट इज क्वेश्चन आया था और एज इट इज ये लाइन आई थी आप लोगों की ऑप्शन में, तो बेटर रहेगा आप लोग एक एक लाइन पकड़ कर चलें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था, ठीक है। 16वीं शताब्दी ने बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, किस लिए? उपमहाद्वीप के पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था, राइट। दोनों में डिफरेंस है,
मिनहाज सिराज ने किस लिए किया था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का प्रदेश। और बाबर ने किस लिए किया था? उपमहाद्वीप के जो पशु पक्षी हैं, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए। दोनों में डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विदेशी। विदेशी किसे कहते हैं? क्वेश्चन आया था गाइस कि विदेशी क्या था, क्या कहा, विदेशी किसे कहा जाता था? किसी गांव में आने वाला व्यक्ति जो उस समाज व संस्कृति का अंग नहीं होता था, विदेशी कहलाता था। राइट, कि वो व्यक्ति जो गांव के बाहर से कोई भी व्यक्ति आया, जो उस गांव का ना होकर किसी दूसरी संस्कृति का था, उस समाज से रिलेट नहीं करता था, वो उस गांव में नहीं रहता था, फिर चाहे कोई भी हो वो क्या कहलाता था? विदेशी। ठीक है, हिंदी में उसको परदेसी कहते हैं और फारसी में उसको अजनबी कहा जाता है। दोनों वर्ड याद रखिए, हिंदी परदेसी, फारसी अजनबी। ठीक है, किसी गांव में आने वाला व्यक्ति जो उस समाज व संस्कृति का अंग नहीं होता था, विदेशी कहलाता था। आई थिंक इतना समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं लिपिक या नकलनवीस। अब नकलनवीस से आप लोगों को तोड़ के बताती हूं इसको। नकल, इसको आधा देखो पहले। नकल यानी कि वो व्यक्ति जो कोई पांडुलिपि हो गया, कोई अभिलेख हो गया, उन पांडुलिपियों की, उन अभिलेखों की, उन किताबों की जो ओरिजिनल कॉपी है ना, उनको डुप्लीकेट बनाने का काम करते थे। लेकिन वो कैसे करते थे? हाथ से लिखते थे, वो उनको देख देख कर हाथ से लिखते थे, जिस वजह से इनको नकलनवीस या लिपिक कहा गया। ठीक है, आया समझ में? लाइन देखते हैं दोबारा से। हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने वाले, यानी कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने वाले, ओरिजिनल की डुप्लीकेट कॉपी बनाने वाले क्या कहलाते थे? लिपिक या नकलनवीस। क्योंकि देखिए उस टाइम पे ना इन लोगों के साथ, ये थोड़ा सा आपके चैप्टर के अंदर से ही है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इसलिए मैं अलग से बता रही हूँ। देखिए लिपिक जो होते थे ना, उनका काम क्या था? कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी बनाना। ठीक है, यानी कि उसकी प्रतिकृति बनाना, पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाना। अब उनके साथ एक समस्या क्या होती थी कि आप लोगों के साथ और मेरे साथ भी ये हुआ होगा, जब हम स्कूल टाइम में होते थे। ठीक है, अगर हमने एक दिन हम स्कूल नहीं गए, ऑफ ले लिया, अगले दिन हमको किसी बच्चे की कॉपी लेनी होती थी, और अगर उसको हम उतारते थे, अपनी कॉपी में लिखते थे, तो कई बार हमसे क्या होता था, उसकी राइटिंग हमको समझ नहीं आती थी। होता था हम लोगों के साथ, आप लोगों, मेरे साथ तो होता था, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, एक बार तो जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम इन लोगों के साथ होती थी कि उन लोगों को उनकी जो लिखाई है वो समझ में नहीं आती थी, जिस वजह से क्या होता था, जितनी भी कॉपियां बनती गई उनकी, जिनकी भी जितनी भी प्रतिकृति बनती गई, वो एक दूसरे से अलग होती चली गई। आई बात समझ में? कि एक का मैटर कुछ और था, तो दूसरी में वही चीज किसी और तरीके से दे रखी थी। तो अब जो इतिहासकार थे, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कौन सी चीज सही मानी जाए। सबसे बड़ी समस्या उनके लिए ये आई, क्योंकि उनकी जो कॉपियां थी वो अलग 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 अलग, एक ही चीज अलग अलग तरीके से बताई हुई थी। तो इतिहासकारों को बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती थी एक परफेक्ट, कोई चीज पता करनी होती थी, एक परफेक्ट चीज पता करने के लिए उनको अलग अलग कॉपियों का, अलग अलग प्रतिकृति जो होती थी, उनका रेफरेंस लेना पड़ता था। ठीक है, तो लिपिक या नकलनवीस वो होते थे जो हाथ से पांडव की प्रतिकृति बनाते थे। और प्रॉब्लम क्या आती थी उन लोगों को, क्या समस्याएं फेस करते थे कि लिखाई जो है उनको समझ में नहीं आती थी, जिस वजह से एक जो प्रतिकृति है, यानी कि जो कॉपी है, वो दूसरी कॉपी से अलग होती थी। उस टाइम पे मशीनें नहीं होती थी, तो डुप्लीकेट कॉपीज जो है वो इसी तरीके से बनाई जाती थी। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या होते हैं? अभिलेख हम लोगों ने देखा होगा, आई थिंक कोई गड़बड़ हो तो प्लीज बता दीजिए। आप समझ नहीं आ रहा है तो नेट का आई थिंक प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा सा। यस, नेट का प्रॉब्लम हो गया है गाइस। मैं दोबारा से शेयर करती हूँ स्क्रीन, आप लोगों को दिखाई दे जाएगा आई थिंक। देखिए थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया है आज।
उसके लिए सॉरी, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो देखिए नक्लनवीस आप लोगों को पता चल गया क्या होता है। आई थिंक अब क्लियर आ रहा है। आई थिंक गड़बड़ हो रहा है, अभी भी शेयर नहीं हुई है स्क्रीन। आज थोड़ा नेट में प्रॉब्लम आ गया, सॉरी फॉर दैट। भाई नहीं हो पा रहा है आज। 1 सेकेंड प्लीज। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है भाई, फॉर दैट रियली वेरी सॉरी। कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद, आज नहीं हो पा रही है। तो भैया आज यहीं रोकना पड़ेगा, अगर नहीं आई लास्ट टाइम मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। यस हो गया। ठीक है, तो देखिए अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या होता है, इसको भी हम तोड़ के देखते हैं आधी आधी। लिपिक और नकलनीस आई थिंक आप लोगों के माइंड में आ गया है कि क्या होता है लिपिक और क्या होते हैं, क्या नकलनीस होते हैं, किसे कहा जाता है। जो कि पांडुलिपियों की प्रतिकृति यानी कि ओरिजिनल जो कॉपी है उसकी डुप्लीकेट बनाते हैं हाथ से, बिकॉज उस टाइम पे कोई फोटोकॉपी की मशीन नहीं थी, राइट। जेरोक्स नहीं हो पाती थी उस टाइम पे, मशीनें नहीं थी तो हाथ से बनानी पड़ती थी। अब देखिए अभिलेखागार। अभिलेखागार का मतलब आएगा गाइस, तोड़ के देखते हैं अभिलेख। ठीक है, अभिलेख रखने की जगह अभिलेखागार। अभिलेख कौन से थे, जो दस्तावेज हो गया, कोई पांडुलिपि होगी, एक तरीके से ऑफिस जिसको कहते हैं हम, कि एक तरीके की ऐसी जगह जहां पर हम दस्तावेज और पांडुलिपियों को इकट्ठा करके रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, अभिलेखागार। ऐसा स्थान जहां दस्तावेज व पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। आप लोग देखिए नेक्स्ट है 700 से 750 के बीच का टाइम। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ था, सिंचाई में रहत, कताई में चरखे व युद्ध में आग्नेस्त्रों का इस्तेमाल हुआ था। इसमें नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ठीक है, 750 से 700 से 750 के बीच का जो टाइम है, इसके अंदर सिंचाई में रहत था। किन किन चीजों का आविष्कार हुआ था, सिंचाई में रहत, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल, और अलग अलग तरह की जो मसाले हैं, जो फसलें हैं, कौन कौन सी आई थी, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है बनकर आपके सीटेट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। राजपूत, यह एक समुदाय था जिसका नाम राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र से निकला है। राजपूत किससे बना है, राजा का पुत्र। यह योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग होता था जो क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते थे। इसके अंदर केवल राजा व सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में कार्यरत थे। ठीक है, राजपूत अगर पूछा जाए
कि किससे बना है, तो वो आएगा राजा का पुत्र यानी के राजपूत। नेक्स्ट आता है पर्यावास। पर्यावास, इसका अर्थ किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण व वहां के रहने वाले लोगों की सामाजिक व आर्थिक जीवन शैली से है। यानी कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, किस तरीके से हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं, हमारी सामाजिक, हमारी जो सोशल और इकोनॉमिकल जो लाइफ है, उससे रिलेटेड सभी चीजों को, वो सारी चीजें आती है हमारे पर्यावास के अंदर। ठीक है। जाति पंचायत, क्वेश्चन आया था सीटेट में, जाति पंचायत क्या है? जाति पंचायत है बड़े बुजुर्गों की एक सभा। ठीक है। नेक्स्ट आता है संरक्षक। संरक्षक कोई प्रभावशाली व धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। क्वेश्चन आया था। ठीक है। संरक्षक किसे कहा गया? कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत प्रभावशाली हो, पावरफुल हो, पैसे वाला हो, और वो किसी कलाकार को, किसी शिल्पकार को, विद्वान या अभिजात, किसी भी ऐसे व्यक्ति को मदद या सहायता देता है, अपने संरक्षण में रखता है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? संरक्षक। नेक्स्ट आएगा कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। ध्यान रखिएगा, कुरान शरीफ का संदेश भारत में किसके जरिए पहुंचा था? व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमानों का धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ, सब लोगों को पता है। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर दिया हुआ है कि जो मुसलमान थे उनको दो पार्ट में, दो अलग अलग भागों में बांटा गया था। फर्स्ट है शिया, दूसरे थे सुन्नी। ठीक है। दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थे मुसलमान। शिया कौन से थे? पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। ठीक है। ये थे शिया। और सुन्नी कौन से थे? खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे ये लोग। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मुसलमान शिया और सुन्नी दो भागों में बटे हुए थे, कौन से दो भाग थे, किन दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे वो? एक शिया और एक सुन्नी। ये ध्यान रखिएगा। इस्लामी न्याय सिद्धांत हनफी व शफी, ये क्वेश्चन आया था। हनफी व शफी क्या है? ये हैं इस्लामी न्याय के सिद्धांत। याद रखिए, क्वेश्चन आ चुका है ये भी आप लोगों का। ठीक है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है। क्वेश्चन आया था, अब बच्चे कंफ्यूज कहां हुए? मिनहाज सिराज ने अलग तरीके से हिंदुस्तान को प्रस्तुत किया था, बाबर ने अलग तरीके से किया, और अंग्रेजों ने अलग तरीके से किया। अंग्रेजों का क्वेश्चन आया था कि उन्होंने, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को किन 3 युगों में बांटा था? ठीक है। तो वो युग थे हिंदू, मुस्लिम और फिर ब्रिटिश। यानी कि पहले हिंदुओं का राज था, फिर मुसलमानों का राज हुआ, और उसके बाद हुआ ब्रिटिश राज, जो कि हमारा 200 सालों तक जिसके गुलाम रहे थे हम। ठीक है। तो इन 3 अलग अलग कालों में बांटा गया था। वहां पर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक नहीं लगाना, क्योंकि अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के जो काल थे वो 3 बताए थे, अलग अलग काल, यानी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है। आई थिंक इतना आप लोगों को आ गया समझ में। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे थोड़ा सा इसके अंदर क्या है गाइस, आप लोगों के जो नेक्स्ट देखेंगे उसमें जो कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है। और कुछ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के क्वेश्चन आए थे पेपर में, उसको देखेंगे। ठीक है। कुछ अलग इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे लगे तो वो मैंने अलग से लिखे थे, वो इसके अंदर डिस्क्राइब नहीं थे नोट्स में, तो वो मैंने लिख दिए। नस्तलिक लिपि, जब पांडुलिपि या कोई अभिलेख लिखा जाता था तो वो अरबी और फारसी में होता था। तो फारसी या अरबी जिसमें भी वो होता था, उनकी अलग अलग लिपियां होती थी। एक लिपि का नाम इसमें दिया हुआ है नस्तलिक लिपि, ये दाईं ओर होती थी। ठीक है, सॉरी, बाईं ओर होती थी, और शिकस्त लिपि दाईं ओर लिखी जाती थी, जो कि आपको पांडुलिपियों में देखने को मिलेगी। उसके बाद एक
वर्ड है गयासुद्दीन बलबन के बारे में, कुछ लाइन्स हैं आप लोगों को याद रखनी है। गयासुद्दीन बलबन का साम्राज्य पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी कि गजन तक फैला था। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन कौन कौन से आए थे आप लोगों के एग्जाम में, तो वो देखते हैं। अतीत में विदेशी कौन माना जाता था? ठीक है, विदेशी कौन था? वह व्यक्ति जो गांव का ना होकर उस समाज से रिलेट नहीं होता था, उस संस्कृति का नहीं होता था। ठीक है, कोई व्यक्ति जो गांव में आता था ना तो वहां की समाज का भाग होता था, ना ही वहां की संस्कृति का, तो वो विदेशी माना जाता था। हिंदी में उसको क्या कहा जाता था विदेशी को? अजनबी। ठीक है, और फारसी में क्या माना जाता था? आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? जातियां जो थी, अगर उनमें लड़ाई झगड़ा होता था तो उनके मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? एक बुजुर्गों की सभा होती थी, बड़े बुजुर्ग यानी कि जिसको पंचायत, आज के टाइम में भी पंचायत होती है, बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, तो उस टाइम पे एक बड़े बुजुर्गों की सभा थी जिसको जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था, जिसके जरिए जातियों के जो मामले थे उनका निपटारा किया जाता था। ठीक है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों को कौन सी समस्याएं आई? अब पांडुलिपियों का जो उपयोग किया, जब इतिहासकारों ने उनको रेफरेंस में लिया, ठीक है, कि अतीत का अध्ययन उन्होंने किया, तो उनके लिए क्या दिक्कतें आई? क्या आई थी? जो लिपिक थे, जब वो लिखते थे तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग जितनी भी पांडुलिपियां इतिहासकारों को दिखाई दी, वो सब अलग अलग तरीके से उन लोगों ने पेश करी थी, क्योंकि उनकी लिखावट जो थी लिपिकों को समझ में नहीं आती थी। तो अब एक जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें इतिहासकारों को ये दिक्कत हुई कि इसमें से इनकी ओरिजिनल कॉपी कौन सी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है, कौन सी पांडुलिपि ओरिजिनल है, वो निकालने में उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। क्यों? क्योंकि एक ही पांडुलिपि की अनेक प्रतिकृति यानी कि अनेक कॉपी जो थी वो अलग अलग तरीके से सब में अलग अलग दर्शाया गया था। तो इतिहासकारों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसमें से ओरिजिनल यानी कि जो बिल्कुल ठोस सबूत के आधार पर जो लिखी गई है, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है, उसको निकालकर लेकर आना, वो कौन सी पांडुलिपि थी? ठीक है, तो इतिहासकारों के सामने ये समस्या थी कि इनमें से ओरिजिनल निकालना यानी कि वास्तविक जो पांडुलिपि है इसमें से कौन सी है वो निकालना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों का, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में विभाजित करते हैं। किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं? इतिहासकार अतीत को काल और युगों में अलग अलग तरीके से, सामाजिक तरीके से, आर्थिक रूप से, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से अलग अलग युगों में इसलिए विभाजित किया जाता है क्योंकि अलग अलग काल में, अलग अलग युग में अलग अलग चीजें हुई थी। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ी भी है, देखी भी है। तो भाई ये था आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम सेकंड और थर्ड करेंगे। तो गाइस मिलते हैं आप कल, ठीक है, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड यस, अगर आप लोगों को क्लासेस आगे की चाहिए जो रह चुकी हैं आपकी 6th क्लास की, तो आप ग्रुप में आ सकते हैं। आप, मेरा यूट्यूब चैनल है एग्जाम सक्सेस मंत्रा बाय सोनाली भारद्वाज के नाम से, आप वहां पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में लेसन नंबर 2 और 3। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज, आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।